जैसा कल बताया गया था, आज हम पढ़ेंगे सेलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, या क्या कहेंगे इसको, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तो सभी लोग संविधान तो पढ़ ही चुके हैं एक बार। डस्टर क्या हो गया? सभी लोग संविधान तो एक बार पढ़ चुके हैं। क्यों पढ़े कि नहीं? आप पढ़े? इसके फीचर्स क्या क्या हो, संविधान की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं? नंबर 1 कि हमारा संविधान जो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक विशेषता तो यही है, ठीक है, कि हमारा संविधान जो है लेंथीएस्ट रिटन, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा, संविधान की विशेषता क्या है? संविधान में ड्रॉ फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक, विभिन्न स्रोतों से संविधान बहुत देशों के प्रेरणा से बनाया गया है, जैसा हम आगे पढ़ेंगे देखेंगे। तीसरा पॉइंट इसका क्या है बताइए आप? क्या कि हमारा संविधान हिंदी में कहें तो नम्यता और अनम्यता, इसे ब्लेंड ऑफ कह सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी अब अनम्यता और नम्यता का अद्भुत मिश्रण, ये भी एक इसकी विशेषता है। चौथा, इसकी विशेषता क्या हो सकती है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर होते हुए क्या है, विथ यूनिटरी वाइस। इसका मतलब है हिंदी में कि संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुका है। ठीक है, ये हो गया। और क्या विशेषता है इसकी? और इसकी विशेषता क्या है? ये हो गया, लेंथीएस्ट है, विभिन्न स्रोतों से संविधान की सामग्री ली गई है, इंस्पायर्ड है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड से, इज ए ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी है, फेडरल स्ट्रक्चर होते हुए भी यूनिटरी की तरफ 22 है। और अगर देखा जाए एक इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। एक और विशेषता है हमारे यहाँ की इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अंडरस्टूड और नॉट? सेवेंथ, डिटेल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एट्थ, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाइन्थ, फंडामेंटल ड्यूटीज। 10वां क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। और 11वां क्या है? अडल्ट फ्रेंचाइज। एक और हमारी विशेषता है कि हमारे यहाँ पंचायती राज, 3 tier ऑफ गवर्नमेंट, ये दुनिया के किसी देश के संविधान में नहीं है।
इसके अलावा ये हो चुका, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी हो गई, 3 टियर हो गई। फिर सम इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स है कुछ, एक्सेप्ट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सब इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स लाइक इलेक्शन कमीशन, कैग, यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन में आप बोलते रहिए आप लोग, जिससे आप लोगों का रिवीजन हो जाए, ठीक है। और है, अभी आपने देखा कि 97th अमेंडमेंट के बाद 2011 में 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इन्वॉल्व कर लिया गया। तो ये इतने फीचर्स जो है हमारे संविधान के ये हैं, ठीक है। अगर हम गौर करें तो देखेंगे कि इतनी बातें जो है आ जाती हैं। अब इसमें अगर हम एक एक करके थोड़ा सा देखें, ठीक है, एक एक को डिटेल में है हम लेंगे। पहला हम देखते हैं कि संविधान की विशेषताओं में क्या था। हमने कहा कि लेंथीएस्ट रिटन डॉक्यूमेंट, लेंथीएस्ट रिटन डॉक्यूमेंट। अब जानते हैं कि भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल थे मालूम है? सेक्शन की जगह आर्टिकल 395। पार्ट हमने बताया कि पार्ट को कभी चैप्टर से कंफ्यूज नहीं करना है। भारत का संविधान पार्ट्स में डिवाइड है, 22 पार्ट्स के बाद तब चैप्टर्स हैं, और सारे पार्ट चैप्टर में नहीं डिवाइड है। जहां बड़ा पार्ट हो गया वही डिवाइड है, ठीक है। और सबसे अधिक चैप्टर्स जो है किस पार्ट में है? स्टेट वाले भाग में है, 6 हैं। इसे आपका पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। दूसरा पार्ट क्या है? सिटीजनशिप। तीसरा पार्ट क्या है? फंडामेंटल राइट्स। चौथा क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सब याद रखना जरूरी है। फिफ्थ क्या है? द यूनियन। और सिक्स्थ क्या है? द स्टेट्स। तो यही मैं कह रहा था कि सबसे अधिक चैप्टर्स जो है द स्टेट में है। अगर ये ऑब्जेक्टिव सवाल में आ जाए तो गलत होना तय है, इसलिए इसको पढ़ लीजिए। तो ये बता रहा था कि आर्टिकल जो है कितने हैं? 395। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, 395। अब 470 हो गए। चैप्टर नहीं, फिर कंफ्यूजन। ये पार्ट है, हमेशा याद रखिए। पार्ट 22, ये 25 हो गए। शेड्यूल कितने थे? 8 थे, अब 12 हो गए। मालूम है कि 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1951 जमींदारी उन्मूलन और लैंड रिफॉर्म के लिए। 10th वाज एडेड 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें आया था। और 11 और 12 में आप जानते हैं कि पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और इसमें जो है म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। ये 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये कहने का मतलब है कि ये इतने ढेर सारे आर्टिकल्स हैं, इसमें इतने अध्याय हैं, इतनी अनुसूचियां हैं, इतना दुनिया के किसी भी देश के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो है कई सवाल बनते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा हम लोग इलैबोरेट कर लें। अच्छा, काहे को इतना बड़ा हो गया? सवाल उठता है, व्हाई इट इज सो लेंदी? क्यों इतना लेंदी है? पहला हम देखेंगे तो हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर है, हमारी वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। भारत एक बड़ा भौगोलिक देश है और इतनी विविधताएं, इसलिए बड़ा देश है तो संविधान भी बड़ा होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा हिस्टोरिकल फैक्टर। इन हिस्टोरिकल फैक्टर it was mostly based upon the Government of India Act 1935। और ये आपको जानना चाहिए कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्ट था उस समय का। तो ये 35 था, 35 के आधार पे जो है ही सर आइवर जेनिंग्स साहब, सर आइवर जेनिंग्स, इनका नाम सुने होंगे आप लोग। इन्होंने भी इस बात को कहा कि भारत का संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेनली जो है 1935 के एक्ट पर आधारित है।
ये सर जेनिंग साहब कौन थे? इनके बारे में बताया नहीं, बड़े फाड़ू आदमी थे सर, इनको जानना जरूरी है। सर आइवर जेनिंग्स, ये जो लायर थे और एकेडमिक थे ब्रिटेन के, ठीक है। और ये भी बात जानने की जरूरी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित नेहरू जी इन्हीं को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहते थे। पंडित नेहरू जी के जो उम्मीदवार थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के, वो सर आइवर जेनिंग साहब थे। और गांधी जी ने बाद में जो है BR अम्बेडकर, भीमराव जी अम्बेडकर जी को नाम प्रपोज किया और बाद में वो चेयरमैन बने। तो ये एक फैक्ट है, ये हमें जानना चाहिए। और दूसरी ये भी बात है कि वो हमारे यहाँ तो नहीं बने, लेकिन ये उस समय के पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसके एडवाइजर थे। और बाद में 1959 का जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके भी वो एडवाइजर रहे। और जो है मलेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था वो उन्हीं की देखरेख में बना। तो ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जूरिस्ट थे, कई लायर थे, एकेडमिक थे। ये सबसे बड़ा है कि ये जो BR अम्बेडकर की जगह पंडित नेहरू की चॉइस थे ये। तो जेनिंग साहब ने भी कहा, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जेनिंग साहब ने भी कहा कि 1935 का एक्ट जो है वो क्या है, से भारत का संविधान पूरी तरह प्रभावित है। और अम्बेडकर साहब ने भी इसको माना। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, क्या कहा कि मुझे इस बात पे कोई क्षमा नहीं मांगनी है। ये स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में, मुझे इस बात पर कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में ढेरों में अधिकतर भाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से रिप्रोड्यूस किए हैं। मैंने माना, कहा मुझे इस बात पे कोई क्षमा नहीं मांगनी है। अगर क्या दिक्कत थी? अगर दुनिया की, जब हम संविधान अपना बना रहे थे तो दुनिया के बहुत सारे देशों में संविधान बन चुका था और उसके लागू होने के बाद उसमें क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, ये भी हमारे सामने आ गया था। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो हमारी बुद्धिमत्ता तो इसी में थी ना कि हम दुनिया के सारे संविधानों को पढ़ें, देखें कि वो कब से लागू हुए और उनके लागू करने में वहाँ की जनता के साथ क्या समस्याएं आई, क्या प्रॉब्लम्स आई और उसको उन्होंने कैसे सामना किया। उसके आधार पर अपने संविधान को अपने परिवेश के हिसाब से बदल करके ढाला जाए। तो डॉक्टर साहब ने 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन कर डाला भीमराव जी ने अपना संविधान बनाने के लिए। तो बड़ी मेहनत करके संविधान बनाया गया, इसमें कोई कमियां न रह जाए। लेकिन पूर्वज तो यही सोचते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है तो उसके ऊपर है। तो हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें इस बात पे कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि हमने अधिकांश 1935 को रिप्रोड्यूस किया है अपने ड्राफ्ट में, चूंकि उधार लेने में, ऋण लेने में कोई संकोच नहीं, ये कोई साहित्य अपहरण थोड़ी है। मतलब किसी का लिटरेचर उठा के छाप दिया जाए, किसी की कविता, किसी की पोइट्री छाप दिया तो उसको नकल कहते हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंस की कोई चीज किसी से सीखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सीखते हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसपे हमें शर्मिंदा होना चाहिए। तो ये 1935 के एक्ट से प्रभावित था। एक हिस्टोरिकल फैक्टर, तो लैंडियस्ट होने का क्या था? पहला में था ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा क्या था? हिस्टोरिकल फैक्टर। तीसरा लेंदी होने का एक कारण ये भी था कि संविधान में जनरली जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस लिखे जाते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस यानी शासन के मूलभूत सिद्धांत ही जनरली संविधान में लिखे जाते हैं। बट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इसके अलावा तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन भी डिटेल से लिख दिए गए हैं। और आधुनिक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन और पॉलिटिकल कन्वेंशंस पे छोड़ दी जाती हैं। उन सारी चीजों को भी डिटेल करके लिख दिया गया है। ठीक है, तो एक कारण ये भी है इसके बड़ा होने का, और ये कारण तो ये है ही है सीधी सी बात कि राज्यों और
केंद्र के लिए एक ही संविधान है। यूनाइटेड स्टेट्स में जैसे राज्यों का संविधान अलग है, यहाँ अलग है, तो चूंकि राज्यों और केंद्र का दोनों का एक ही संविधान बन रहा है, इतना भी बड़ा है कि राज्य और केंद्र का एक ही संविधान है। जियोग्राफिकल फैक्टर हिस्टोरिकल है, ये है बेसिक। और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस की जगह डिटेल प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन और दुनिया भर की जो काम पॉलिटिकल कन्वेंशन और ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से चलाए जा सकने थे वो भी इसमें डाल दिए गए। इस नाते ये बड़ा हो गया। इसके अलावा भी कुछ बातें, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ हमारी अपनी स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं, जैसे कि हमारे देश की अपनी समस्या, जैसे कि अनुसूचित जातियों की समस्या, जनजातियों की समस्या, पिछड़े वर्ग की समस्या, भाषाई विवाद, इन सारी चीजों को भी समाहित करने में कई चीजें, जिसे आप देखेंगे पार्ट 16 है। पार्ट 16 क्या कहता है? स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, सर्टेन क्लासेस है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। ये पार्ट 16 इस तरह से आ गया। पार्ट 14 आप देखेंगे, पार्ट 14 में क्या है? पार्ट 14 में सर्विसेज है। ये ऑर्डिनरी, ये साधारण कानून था, एडमिनिस्ट्रेटिव जिससे काम हो सकता था, लेकिन पार्ट 14 में क्या है? सर्विसेज, सार्वजनिक सेवाएं केंद्र और राज्य की, ठीक है, जिसके लोग कितना पढ़ करके माठा कर रहे हैं। और पार्ट 16, पार्ट 17 में क्या? भाषा, लैंग्वेज के संदर्भ में एक अलग से चैप्टर है, एक अलग से, सॉरी देख पा रहा चैप्टर अलग से पार्ट है। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन, पार्ट 14। तो इस तरह से कई चीजें डिटेल में करने के चक्कर में ये पार्ट 14 जैसे था, हमने बताया 14 सर्विसेज है, ये है। इसी के साथ हमने देखा फंडामेंटल राइट्स में भी हमारे यहाँ आप देखिए कि पार्ट 3 में जैसे 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स में कई ऐसे राइट्स हैं जो कि दुनिया के किसी देश में नहीं है, जैसे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स 18 है, और ये कहना है कि विधि के समझता और कानून का संरक्षण, ये सब बातें तो संविधान में इतनी डिटेल में शायद ही किसी देश में लिखी गई होंगी। उसके अलावा अलग से आपने देखा कि फंडामेंटल, आगे हम इसको फिर देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड DPSP, जो कि जस्टिफिएबल भी नहीं है, ओनली डायरेक्शंस हैं, और एक जो है हमारे लिए मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए है, उन चीज़ों को भी डाला गया, इससे भी हो गया। और संविधान में आपको इंटरेस्टिंग जान करके लगेगा कि एक 366 और 367 में अलग से जो है डिफिनीशन खाली बताई गई हैं, 367 में इंटरप्रिटेशन बताए गए हैं। डिफिनीशन में ये करीब 20 डिफिनीशन हैं जो शब्दों जो कॉन्स्टिट्यूशन में आई हैं अलग अलग, उस डिफिनीशन को उसका मतलब बताया गया। ये दो अनुच्छेद ऐसे ही हो गए। और देखिए आप पार्ट 22 लास्ट आपका जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्ट 22। पार्ट 22 में 393 है, 394 है, 394A है और 395, इतने आर्टिकल हैं। ये संविधान का एक अकेला रोचक पार्ट ये है कि इसकी जो टाइटल है पार्ट 22 की, ये तीनों आर्टिकल के नाम पे है। जैसे 393 क्या है? शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम, तो ये लिख दिया गया संक्षिप्त नाम। 394 क्या है? कमेंसमेंट, लागू होना, लागू हो गया। 394 में क्या है? अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, प्राधिकृत पाठ, और ये क्या है? रिपील्स, निरसन। रोचक ढंग से इस चैप्टर का नाम भी ऐसे ही दिया हुआ है कि संक्षिप्त नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए कि संविधान निर्माताओं ने 393 में ये भी लिख दिया। क्या लिख दिया? शॉर्ट टाइटल, ये कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया सवाल पूछते हैं कि भारत के संविधान को संक्षिप्त में इस संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 393 कोई सोच सकता है जो नहीं कई बार पढ़ा होगा?
कि एक आर्टिकल ऐसा भी है जो बताता है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा, ये 393 है। और 394 ये कमेंसमेंट ये क्या कहता है, लागू होना। यानी जब संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे, बाकी जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होने थे। तो वो जो आर्टिकल थे इसमें दिए हुए हैं। 394 एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जे से लेकर के IAS तक में आ चुका है। 394A ये प्राधिकृत पाठ की व्यवस्था करता है, ठीक है। हिंदी में राष्ट्रपति जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इशू करेगा वही हिंदी प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। ये 58 अमेंडमेंट हुआ था 1987 में। ये चीजें सिविल, ये क्वेश्चन सिविल जज में आ चुका है कि 394A है हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ अथॉरिटेटिव टेक्स्ट करने के लिए राष्ट्रपति को वही अधिकार दिया गया है। और 395 जाने ही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 1935 जो हटाया गया था, रिपील हुआ था, वही जो है। तो ये कहने का मेरा मतलब था कि संविधान लंबा इन्हीं सारी चीजों से हो गया है, ठीक है, लेंडियस डॉक्यूमेंट। तो मुझे लगता है कि इसमें काफी चीजें हो गई। इतना बड़ा क्यों है, इसको आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसे बड़े होने पे एक बात और आती है कि कुछ लोगों ने कई एग्जाम में पूछा जाता है, संविधान सभा के एक सदस्य थे, उनका नाम था हिम्मत सिंह माहेश्वरी। वो जो है उन्हीं लोगों में से थे जो संविधान के बड़े होते स्वरूप को लेके बड़े चिंतित थे। यहाँ ये चिंता बाद में सर जेनिंग साहब ने भी जाहिर किया कि भारत का संविधान जो है इतना लेंदी डॉक्यूमेंट्स हो गया कि यह जो है वकीलों का स्वर्ग होगा। एक बार शॉर्ट नोट्स में आया है एग्जाम में, पैराडाइज ऑफ लायर्स का देख लें कि कुछ लॉजिक हमारे पास रहे इसके लिए, ठीक है। तो ये जान लिए कि ये हिम्मत सिंह माहेश्वरी और जेनिंग साहब, और कहा जाता है तमाम लोगों ने और भी कई लोगों ने कहा कि ये वकीलों का स्वर्ग है, ये हमारे मेधावी वकीलों को ढेर सारा रोजगार देगा, ये मुकदमेबाजी को बढ़ाएगा, वकीलों का स्वर्ग। अच्छा, कारण क्या बताया गया इसका? कारण बताया गया कि ये क्या है, बहुत बड़ा है, लेंदिएस्ट है, ठीक है, इतना बड़ा संविधान है, इस नाते वकीलों का जो है इस पर बात विवाद ज्यादा होगा। और ये जो है इतना बड़ा संविधान बना दिया गया, या इसकी शब्दावली ऐसी है, इस नाते ऐसा है। तो अब हम यहां देखें कि क्या जो सबसे छोटा संविधान है वहां विवाद नहीं है, वहां विवाद की स्थिति क्या है। तो हम देखेंगे कि दुनिया का सबसे छोटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, स्मॉलेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का है, ठीक है। यूएसए का संविधान अगर सबसे छोटा है तो क्या वहां मुकदमेबाजी अगर सबसे कम है वो, तब वो ये तर्क सही उठता है कि भाई चला वहां मुकदमेबाजी कम, हम बड़ा बना दिए, हमारे यहाँ ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स में विलियम ओ डगलस साहब के अनुसार 1300 मुकदमे प्रतिवर्ष आते हैं, ठीक है, 1300 मुकदमे प्रतिवर्ष। ये विलियम ओ डगलस साहब कौन थे? ये भी बड़े फाड़ू आदमी थे। विलियम ओ डगलस साहब जो है, इनके बारे में थोड़ा अगर जानना चाहें आप तो जान लें। विलियम ओ डगलस साहब जो थे, वो विलियम ओ डगलस साहब जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के पहले असिस्टेंट जज थे, और 40 साल की अवस्था में ये जज कंफर्म हो गए सुप्रीम कोर्ट के। और ही वाज द वन ऑफ द यंगेस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जानते हैं कि वहाँ 75 साल तक रहे हो, 35 साल तक ही सर्व एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स 35 years and one of the youngest judge appointed in Supreme Court। तो डगलस साहब ने कहा, ये डगलस साहब का रेफरेंस आ गया, तो यह डगलस साहब ने कहा कि 1300 मुकदमे प्रतिवर्ष आते हैं।
अच्छा, भारत का संविधान सबसे बड़ा है, जाहिर सी बात है अपने आप में अल्टीमेटली कि जैसे ऑस्ट्रेलिया का संविधान, कनाडा का संविधान, ये जो संघीय ढांचे पे बने हैं, तो इसका मतलब है कि इन संविधान, यहाँ भी मुकदमा भारत से कम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ भी मुकदमे भारत से ज्यादा आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतना तो क्लियर हो गया कि सिर्फ एकमात्र ये कारण कि साइज बड़ी होगी तो मुकदमेबाजी बढ़ जाएगी, ये तर्क सही नहीं उठता, ये तर्क सही नहीं बैठता कि जो है साइज की वजह से हो जाएगा। अच्छा, इतनी बड़ी साइज होने के बावजूद भी अगर देखा जाए, इतनी बड़ी साइज होने के बावजूद भी 1950 से लागू हुआ संविधान अगर देखें आप तो 71 साल में 100 से अधिक संविधान संशोधन हो गए, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स का संविधान छोटा ही था। लेकिन 1789 से अब तक कुल मात्र 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा तो बड़े होने से मुकदमेबाजी। हाँ, अब इस तर्क को हमको मानना पड़ेगा एक चीज, जब अपना अब ये तो एक पक्ष हो गया, दूसरे पक्ष से जब हम देखेंगे कि हाँ, भारत के संविधान में क्लिष्टता है, और ऐसे भी जो बोलचाल की भाषा होती है, बोलचाल की, और जो कानून की भाषा होती है उसमें फर्क होता है। कानून की भाषा बोलचाल की भाषा से थोड़ी क्लिष्ट या थोड़ी अलग होती है, जैसे कि संस्कृत की भाषा, मंत्रोच्चारण की भाषा अलग होती है, इसी कानून की भाषा भी हमेशा से कुछ कठिन होती है। और इसमें भी अलग नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं ने हर अनुच्छेद में परंतु, स्पष्टीकरण, अपवाद इतना जोड़ करके और कई कठोर शब्दावलियां जोड़ करके संविधान को इतना कड़ा बना दिया है। हाँ, एक चीज और थी कि उस समय ये बड़ा होने का कारण और था कि इसमें प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज था, वेद विशेषज्ञों की भरमार थी इसमें, पंडित मोतीलाल जी, जवाहरलाल जी, कौन लोग थे इस तरह से, सरदार पटेल साहब, तो इसमें वकीलों की भरमार थी। तो वकील साहब लोगों ने इसको जो है क्लियर करने के चक्कर में शायद ज्यादा क्लियर करते गए, परंतु क्या ये है, दो शब्दावलियां तो बड़ी अच्छी हैं, एक क्या, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग एल्स, किसी और बात के होते हुए भी, जहां संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो। तो इस तरह की बड़ी बड़ी शब्दावलियां हैं जिसके कारण से समझने में कठिनाई होती है, इसको हमको मानना पड़ेगा। तो हमारा संविधान थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन हाँ, सिर्फ इस आधार पे कि ये बड़ा है और वकीलों को करेगा, तो फिर तो ज्यादा मुकदमे जहां जहां आ रहे हैं वो सारे संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग हो गए। तो हमें अपनी लॉजिक इस तरह से बनानी होगी, और इसका पटक्षेप हम अंत में जब इस पे टिप्पणी करेंगे तो कर सकते हैं कि यही सोच करके हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वयं इस जो संविधान का जो अंतिम व्याख्याकार है, अंतिम व्याख्याकार, वो सुप्रीम कोर्ट को बनाया है। और अगर हमें कहीं कोई शब्दावली की जटिलता या फ्रेज की जटिलता होती है, चीजें नहीं समझ में आ जाती हैं, तो इसके लिए हमारे न्यायालय तैयार है और न्यायालय उसका समाधान करेगी। हाँ, ये है इंटेंशन देखी जाती है कानून में, तो इंटेंशन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनका कोई अनोखा संविधान बनाना या कोई जटिल प्रलेख तैयार करना ऐसा नहीं था। वो अपनी भावी पीढ़ी के लिए चीजें क्लियर करना चाहते थे। उस क्लियरिटी के चक्कर में कई चीजें उनसे छूट भी गई हैं, कई चीजें दोहरा गई हैं, कई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस आ गए हैं, कई चीजें जो कन्वेंशन से छोड़ी जा सकती थी उनको जो है शामिल कर लिया गया है, और कई चीजें जो शामिल करनी थी उसको जो है कन्वेंशन छोड़ दिया गया। जैसे कि भारत का संविधान पता होगा कि पहले दिन से ही ब्रिटिश की परंपराओं का मोहताज हो गया, जबकि हमारे पास प्रधानमंत्री का चयन, उसका मंत्रिमंडल से संबंध, मंत्रिमंडल का राष्ट्रपति से संबंध, इसमें संविधान में कोई डिटेल नहीं था, इसीलिए राज्यपाल और मंत्रिपरिषद का नहीं था और मुख्यमंत्री का नहीं था। इसी तरीके से संसदीय विशेषाधिकार को लेकर के जो 105, 194 में साफ साफ ये घोषणा कर दी गई कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स को इस प्रिविलेज मिलती हैं वही यहाँ मिलेंगी। ये बाद में 42nd अमेंडमेंट 1976 से इसको हटाया गया। तो ये हम दूसरी तरफ न जाए। तो ये हो गया, पहली चीज हमारी हो गई कि लेंडियस वीकेंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम तो तीन चीजें देख लिए कि अगर कभी आता है कि हमारा संविधान इतना बड़ा है, उसके लिए क्या परिस्थितियां थी, क्या कारण थे, तो आप इसको डिस्कस कर लेंगे। दूसरा,
इसी में से एक था कि वकीलों का स्वर्ग है जो कि बड़ा है, तो अपने हिसाब से आप इसकी लॉजिक बना करके टिप्पणी कर देंगे। ड्रॉ फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, भारतीय संविधान में जो है वेरियस सोर्सेस, आपको पता है संविधान में अगर देखा जाए जिसको कहते हैं कि स्ट्रक्चरल पार्ट, इसको 3 भागों में बांटे, स्ट्रक्चरल पार्ट, फिलोसॉफिकल पार्ट और थर्ड वन क्या है, पॉलिटिकल पार्ट। अगर इसको 3 भाग में देख के कहें तो स्ट्रक्चरल पार्ट हमारा आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, ठीक है। फिलोसॉफिकल पार्ट कहां से आया है, फिलोसॉफिकल पार्ट में 2 चीजें हैं, एक है फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से और डीपीएसपी कहां से आया है, आयरिश से, ठीक, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल पार्ट 1935 से बताया गया कि मोर देन 200 आर्टिकल्स और अडॉप्टेड 1935, या कहिए कि 395 था, तो आधे से अधिक भाग जो है 395 से या तो वैसे ही या थोड़ा सा फेरबदल करके रख दिया गया है। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट यहीं से है। जो फिलोसॉफिकल पार्ट हमारी है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स से है और ये जो डीपीएसपी आयरिश। एक चीज और बता दें कि आयरिश अगर ने दिया रहे तो स्पेन दिया रहे, आयरिश का कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश में ये डीपीएसपी आया था, आयरिश ठीक है, लेकिन आयरिश में ये स्पेन से आया था। अगर कभी एग्जाम में आयरिश गायब कर दे, स्पेन दे देते, हाँ, तो मानना पड़ेगा कि स्पेन से ही आयरिश में आया था और आयरिश से इंडिया में आया। तो ये एक चीज छोटी चीज है लेकिन ध्यान देने की है। फिलोसॉफिकल हो गया, और थर्ड क्या था मैंने बताया, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल पार्ट कहां से आया है, यूके से। यूके पार्ट कहां से, ब्रिटेन से। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, या जिसको कहते हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल, हमने इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड वेस्टमिनिस्टर मॉडल, बिकॉज इन सेंट्रल लंदन इट इज ए प्लेस जहां की उनके पार्लियामेंट, बाइकैमरल पार्लियामेंट बैठती है, दैट एनर्जी व्हाई इट इज कॉल्ड वेस्टमिनिस्टर मॉडल। तो ये स्ट्रक्चर, फिलोसॉफिकल और 3 पार्ट हो गए। इसके अलावा मालूम है आपको संविधान के, लिख दीजिएगा कि कितने सोर्सेज हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स से क्या आया है, प्रियम्बल आया है, और क्या आया है, जुडिशियल रिव्यू आया है, इम्पीचमेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये सब चीजें यूनाइटेड स्टेट्स से आई हैं, ठीक है। जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आया है, इमरजेंसी कहां से आई है, आपातकाल, वहीं से आया है। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट आया है, काम नहीं कर रहा है, साउथ अफ्रीका से ये भी नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, हाँ, साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट आया है, ठीक है। और कनाडा से हमारा जो है संघीय ढांचा, वो अमेरिका से ज्यादा, यहां वे भी राज्यों को कम अधिकार हैं, तो ये संघीय ढांचा वहां से आया है। और जो प्रेसिडेंट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो भी यहीं से आया है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट वो भी यहीं से आया है, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, रिजिडिटी पावर 7 शेड्यूल की, वो भी कनाडा से आई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जापान से प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, ठीक है। इसी तरीके से और याद करिए, जर्मनी हो गया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। फंडामेंटल राइट्स तो यहीं से आया है, हो गया यूनाइटेड स्टेट से, प्रियम्बल की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। और हाँ, रूस से, रसिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं, और सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक आर्थिक न्याय, ये रसिया से आया है। फ्रेंच से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, इतनी चीजें आई, तो ये वी आर नोन दैट कि
डिफरेंट कंट्रीज से, जहां जहां से भी मैंने पहले बताया ना कि भीमराव अम्बेडकर जी ने खुद घोषणा की कि भारतीय संविधान का निर्माण हमने दुनिया के सारे देश के संविधानों को छान करके किया है। तो जहां से उन्होंने जो भी पाया, जो उनको लगा कि इससे हमारे देश का संविधान बेहतर हो सकता है, सबको उन्होंने रखा। इसको ये कहना है कि भानुमति का पिटा रहा है, मेरे लिए, मेरी दृष्टि से गलत है, मैं इसको बाद में सिद्ध कर दूंगा। उन्होंने उन्हीं चीजों को लिया है जो कि चीजें हमारे परिवेश के अनुसार, हमारी भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवेश के अनुसार आवश्यक थी। उन्होंने अपने विजडम के हिसाब से ऐसा किया है। ठीक है। तीसरी चीज है कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। हम जानते हैं कि संविधान की जब बात होती है, संविधान कितने तरीके का है, तो संविधान दो तरीके का, लिखने के आधार पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित और अलिखित संविधान। संविधान दोनों है। शासन चलाने की विधि अलिखित भी हो सकती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनाइटेड स्टेट्स का है, और अलिखित अनरिटन जैसे ब्रिटेन का है, जो सदियों से परंपराओं के आधार पर चलता है। उनका साधारण कानून ही जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है। तो ये परंपराओं पर चलता है। इसी तरीके से संविधान को दो भागों में बांटा जाता है, उनके आधार पर ही संविधान कठोर और नम्य संविधान, फ्लेक्सिबल संविधान, यानी जिसमें संशोधन की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है उसको कठोर कहते हैं, और जिसमें आसान होती है, कठोर जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की 3/4 स्टेट्स की अनुमति आवश्यक होती है, और आसान सबसे ब्रिटेन का। पार्लियामेंट ही वहां सब कुछ है। डिलोमी कहते हैं ना, पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है, सिर्फ एक स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री के बनाने के अलावा ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, कुछ भी कर सकती है। तो हमारा संविधान जो दोनों के बीच का है, न तो यूनाइटेड स्टेट्स के इतना रिजिड है और न तो ब्रिटेन जैसा फ्लेक्सिबल है। वही कहते हैं ब्लेंड ऑफ, नम्यता और नम्यता का सुंदर मिश्रण, अद्भुत मिश्रण, ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। कैसे कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से हो जाते हैं। राज्यों का पुनर्गठन, हमने तो राज्यों का जो है राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा, नाम, बाउंड्री आदि का जो बदलना होता है, अनुच्छेद आप 2 और 3 में, आर्टिकल 2 और 3 के हिसाब से जो संविधान संशोधन होता है, 4 में लिखा हुआ है कि इसमें किया गया संशोधन 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से और भी कई प्रावधान है, जैसे विधान परिषद की स्थापना करना या उसको खत्म करना। तो कई ऐसे चीजें हैं जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से हो जाते हैं, और 368 के अंतर्गत हमारे दो प्रावधान है। एक तो कि कुछ ऐसे प्रावधान है, या मोस्ट ज्यादातर प्रावधान ऐसे हैं जो कि स्पेशल मेजॉरिटी से हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्रावधान है जिसके लिए हमको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ स्टेट की जरूरत होती है, नॉट मोर देन हाफ, कई जगह लिख दिया है। ठीक है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स के रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब बताए थे, फिर बताए थे, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल स्ट्रेंथ मीन्स टोटल एब्सेंटीज एंड वैकेंसीज आर नॉट काउंटेड। अगर 543 है तो 543 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फाइनल। 245 है, 245 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फाइनल। टोटल का मतलब टोटल, और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी है। और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे, पीछे ही बता चुके हैं, यहां ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये इसके द्वारा, ये तो हमारे समझ दो है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दोनों के बीच का है, एक वंडरफुल ब्लेंडिंग है। ठीक है। चौथा जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है फेडरेशन विद यूनिटरी वाइज। चौथा, फेडरेशन। हमारा संविधान संघीय, हालांकि हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि और कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। फेडरल वर्ड कहीं नहीं आया है, फेडरल सब संविधान में कहीं नहीं आया है। आर्टिकल 1 कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 1? क्या कहता है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह यूनियन कहता है, राज्यों का संघ होगा, ये यूनियन कहता है, फेडरल नहीं आया। बट फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कहने के लिए? नंबर 1 क्या कि लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। तीसरा क्या है?
इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि राज्य और केंद्र के बीच के विवादों को देख सके। चौथा सेंटर और स्टेट्स का, सेंटर और स्टेट्स के पावर्स का क्लियर कट डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। पांचवा क्या होना चाहिए कि संविधान संशोधन की जटिल कठिन प्रक्रिया होनी चाहिए, संविधान संशोधन की कठिन प्रक्रिया, ठीक है। क्या होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्लियर कट डिवीजन बिटवीन क्या स्टेट एंड सेंटर होना चाहिए। और लास्ट में मैंने क्या बताया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल होनी चाहिए। ये सारे फीचर्स जो है करीब करीब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। लिखित है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, पावर का क्लियर कट डिवीजन है। कहां डिवीजन है आपने देखा, पार्ट 11 और पार्ट 12 है। पार्ट 11 कहता है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड सेंटर, और पार्ट 12 क्या है, पार्ट 12 है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट। तो ये 11-12 में पावर का क्लियर कट डिवीजन है। और संविधान संशोधन की कुछ जटिल प्रक्रिया तो है, अभी जैसे बताया कि दो की स्पेशल मेजॉरिटी के बाद जो है नॉट लेस देन हाफ का रेटिफिकेशन का समर्थन आवश्यक है। तो ये संवैधानिक चीजें हमारे संघीय ढांचे के को कहती है कि हमारा संविधान एक संघीय संविधान है, लेकिन इसके जो फीचर है, जो हमारी भौगोलिक और राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की देन है, वो यूनिटी हो जाते हैं, एकात्मक कैसे हो जाते हैं, क्या है, तमाम फैक्टर हैं। गवर्नर की नियुक्ति, गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति राज्यों पर नियंत्रण रखता, जानते हैं 356 लगा दिए, 365 भी है, किसी डायरेक्शंस को कम कंप्लाई न करना। एकल नागरिकता, जनरली फेडरल स्ट्रक्चर में फेडरल दो तरह की नागरिकता होती है, एकल नागरिकता, ऐसे ही इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सारी चीजें क्या है, यूनिटरी फीचर्स ही हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारी लिस्ट है उसमें यूनियन लिस्ट तो ठीक है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिड्यूरी लिस्ट। रेजिड्यूरी लिस्ट पूरी छोड़ दी गई, यूनियन के जिम्मे केंद्र का प्रभुत्व है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बनाएगी, अगर यूनियन का कानून है तो वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। स्टेट में भी अगर 2 या 2 से अधिक राज्य इस बात का रिक्वेस्ट करते हैं कि केंद्र कानून बनाओ तो केंद्र कानून बनाएगा। सबसे बड़ी चीज आप देखें कि इमरजेंसी प्रोविजन 352 से 360 तक, 352 से 360 तक जो आपातकाल है, आपातकाल में जानते हैं किस तरीके से कार्यपालिका शक्ति का, संघीय कार्यपालिका का विस्तार राज्यों तक हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल, 3 तरह के आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल 356, राष्ट्रपति शासन, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 है, वेयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट इन डेंजर। तो ये चीजें हैं, इसके चलते लगता है कि ये इतने फीचर्स हैं, ये भारतीय संविधान को एकात्मक बना देते हैं। कहने का मतलब है कि मोस्टली एक तो यूनियन लिस्ट में ही सारी महत्वपूर्ण चीजें दी हुई हैं, और स्टेट लिस्ट में है अगर समवर्ती सूची में किसी विषय पे केंद्र कानून बना दिया तो महत्व खत्म हुआ, जो बचा खुचा है वो केंद्र का ही है। राज्यपाल के माध्यम से नियंत्रित करना, इमरजेंसी प्रोविजन लगा देना, तो ये सारी चीजें हम इसको अलग से फिर देख लेंगे एक दिन। ये सारी चीजें संविधान को एकात्मक बनाती है। तो भारत का संविधान फेडरल स्ट्रक्चर, ये बताई 5 बातें होते हुए भी जो है ये यूनिटरी है, दोनों का जो है एक तरीके से यूनियन की तरफ झुका हुआ है। फेडरल स्ट्रक्चर तो है लेकिन जो यूनियन की तरफ झुका हुआ है, और यही वजह है कि इसको क्या कहा उन्होंने, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका क्या मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट्स का? यूनियन ऑफ स्टेट्स का सीधा सब 2 मतलब है। एक कि भारत का जो संघ है
वो राज्यों के बीच किसी संधि या करार, किसी या संधि के करार के कारण नहीं है। भारत संघ जो किसी राज्यों के बीच किसी संधि और करार से नहीं बना है। और दूसरा ये है कि किसी भी राज्य को अलग होने की क्या नहीं है, आजादी नहीं है। स्टेट्स भारत से अलग नहीं हो सकते। और अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमने पहले जो है, भारत पहले से था, इसको अम्बेडकर जी ने साफ किया, भारत पहले से था। इसमें राज्यों ने मिल करके कोई संधि या समझौता करके भारत नहीं बनाया है, बल्कि भारत पहले से था, राज्य इसमें बाद में शामिल हुए हैं। तो यूनियन का मतलब यही है। यहाँ फेडरेशन जैसे नहीं, जैसे अमेरिका में होता है, कोई जगह चाहे तो अलग हो जाए, कि 50 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये चीजें हो गई, ये काफी बड़ा हो रहा है, लेकिन लेंडिएस्ट हो गया ना, जो फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, फेडरेशन यूनिटरी वाइज हो गया। अब पांचवा पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ संसदीय प्रणाली हमने अपनाई है, बता रहे तो देख रहे थे। तो ये भी भारत की और ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में फर्क है। जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है, वो इलेक्टेड होता है इनडायरेक्टली, जबकि ब्रिटेन में मोनार्ची, यहाँ पे राजा या रानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारी संसदीय प्रणाली में उनके यहाँ एक फर्क तो यही है। दूसरा ये कि ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। हम लोग बात कर रहे थे, संसद संप्रभु है, क्या है, सॉवरेन है, यानी संसद का बना हुआ कानून जो है वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। और सच पूछें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही जो है हाईएस्ट अपील अथॉरिटी है, वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का काम करती है। एक तरीके से विधायिका और न्यायपालिका का सेपरेशन यहाँ नहीं है। और हमारे यहाँ हम जानते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली के बावजूद न्यायपालिका जो है संसदीय कानूनों की जो है समीक्षा कर सकती है, पुनरावलोकन कर सकती है। और संसद संप्रभु नहीं है, ध्यान देने की बात है। हमारी संसद जो है संप्रभु नहीं है, कोई ऐसा कानून जो संसद बनाती है वो बेसिक स्ट्रक्चर का के अगेंस्ट है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट वाइट डिक्लेयर कर सकती है। और तो हमारी ये स्थिति जो है, ये एक चीज़ और जानते होंगे आप लोग की संसद की बात अगर हो रही है, संसद संप्रभु नहीं है। ये प्रश्न अक्सर आता है परीक्षाओं में, संसद संप्रभु है, सर्वोच्च हमारे यहाँ संविधान है। यह प्रश्न इस तरह से आता है, भारत में सर्वोच्च है कि संसद की संविधान, इस तरह से तो हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च। ये छोटा सा फर्क है संसदीय प्रणाली भारत और ब्रिटेन। और एक चीज़ और कि हम एक चीज और जान लें कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन और यूके बार बार यूज होता है, दोनों फर्क क्या है। ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, यूके, ये सब यूज होते हैं। तो ये हमको समझना चाहिए कि यूके का मतलब होता है, क्या होता है बताइए, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। क्यों यूके कहते हैं शार्ट में, जिसका मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड।
और जब हम ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, तीनों को मिला के हम ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन कहते हैं, ठीक है। इंग्लैंड, इसकी कैपिटल भी आप जानते हैं, इंग्लैंड की कैपिटल कहाँ है? लंदन है। सेंट्रल लंदन में आप जानते हैं कि पता है तो वेस्टमिनिस्टर है, जहाँ की वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को, और आजकल तो पॉकेटमारी के लिए जाना जाता है। वेल्स, वेल्स की कैपिटल कहाँ है? कार्डिफ, एक जगह का नाम सुने होंगे। स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग, जानते हैं आप लोग, और ठीक है। और नॉर्दर्न आयरलैंड का बेलफास्ट, ठीक। ये है, जब हम यूके कहते हैं तो इसका मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, साथ में है ये यूके। और ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी। अब हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक और विशेषता है कि हमारे यहाँ जो है इंटीग्रेटेड, यहाँ हमने लिखा ये हो गया, ये होगा, ये हो गया इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी के फिर फेडरल सिस्टम और संविधान विवाद की स्थिति, ये सब संभव नहीं था। इंटीग्रेटेड का मतलब और इंडिपेंडेंट का मतलब, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी के लिए कदम उठाए हैं संविधान निर्माताओं ने। और इंटीग्रेटेड मतलब सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होती है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट होती है, उसके नीचे लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है। और हमारे यहाँ यूनाइटेड स्टेट जैसे नहीं है कि फेडरल लॉ को इम्पोज करने के लिए फेडरल कोर्ट होती हो और स्टेट लॉ को इम्पोज करने के लिए स्टेट कोर्ट होती हो, ऐसा नहीं है। एक ही संविधान है, जानते हैं, स्टेट और सेंटर के लिए। और एक ही है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम है, ठीक है। इस तरीके से एक ऊपर से नीचे तक की हायरार्की है कि पहले आप यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। और ये हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट का गार्डियन भी है, मूलाधिकार का संरक्षक है। तो सुप्रीम कोर्ट ये अपीलीय अधिकार प्राप्त करता है, ये हम उसको आगे पढ़ेंगे। ये हो गया। और इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या किया गया, क्या क्या किया गया? एक तो ये किया गया कि इनका टेन्योर फिक्स है। दूसरा ये कि इनकी सर्विस की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये जो है घटाई नहीं जा सकती, घटाई नहीं जा सकती। इनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि हाउस में, संसद या विधानसभा में इनकी कंडक्ट पे, इनके आचरण पे कोई चर्चा नहीं की जाती, चर्चा पर रोक है। इनका जो भी एक्सपेंडिचर है वो कहाँ चार्ज होता है, वो खारिज होता है भारत की संचित निधि से, अंग्रेजी में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक। और क्या है? और इंडिपेंडेंस की लीजिए कि अपने कार्यकाल के बाद इनको अदालतों में काम करने पे रोक है। और एक और चीज कि इनको जो है, जिसको हम कहते हैं कि इनको पास सकती है कि ये अपने अवमानना पर दंड देने का अधिकार है, टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर इनका जुरिडिक्शन है कि ये अवमानना होने पर सुप्रीम कोर्ट जो है, तो ये व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने की है। ये हमारी छठा फीचर था। सातवां, बहुत याद आता। सातवां क्या है? सातवां फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान में
डिटेल्ड प्रोविजन है फंडामेंटल राइट्स की, जो दुनिया के किसी अन्य संविधान में इतने विस्तृत मूलाधिकारों का वर्णन नहीं है। अच्छा, मूलाधिकार की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। अगर 366 मैंने आपको बताया था कि एक आर्टिकल है जिसमें डेफिनेशन से दी हुई है, वहां भी मूलाधिकार के फंडामेंटल राइट इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट से वैसे जो है फंडामेंटल राइट वो राइट है जो मनुष्य के नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इसे किसी देश के संविधान के मूल विधि में शामिल किया जाता है। ये मूलाधिकार ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और अब जानते हैं ये पार्ट 3 में रखा गया है इनको, पार्ट 3। पार्ट 1 क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, बार बार करने से याद हो जाएगा। पार्ट 2 क्या है? सिटीजनशिप, ये 1 से 4 आर्टिकल, ये 5 से 11, ये क्या है? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट 12 से 35। ठीक है, ये क्या है? पहला क्या है? समानता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। तीसरा क्या है? समानता का अधिकार कहाँ है? 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कहाँ है? 23 से 24। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम 25 से 28। और क्या है? 5वां कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 to 30। आपको मालूम है कि 30th क्या था? 31 क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था, जो खत्म कर दिया गया। ये 7वां नंबर वाला 6वां नंबर हो गया। ये क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल? 32। और ये जो है यानी कहने का मतलब अब हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। 7वां कहाँ गया? 44th अमेंडमेंट था। क्यों? 44th अमेंडमेंट 1979 से ये खत्म कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी। ये गया कहाँ? और ये चला गया कहाँ है? 300A। ये क्या है? ये विधिक अधिकार हो गया। ये कागज विधिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विधिक अधिकार करके ये 300A में इंक्लूड किया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट कहाँ है? मूलभूत अधिकार से निकाल करके इसको जो है विधिक अधिकार तो है ये 300A। 300A कहाँ है? जान लीजिए पार्ट 12 में, पार्ट 12 में का लास्ट आर्टिकल है। पार्ट 12 क्या है? वित्त, संपत्ति, संविधाएं और बात। इंग्लिश में क्या है? फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ये चैप्टर हमारा, ये सॉरी चैप्टर फिर निकल गया। ये हमारा पार्ट 12 है। ध्यान देने की बात है कि जो बड़े बड़े पार्ट हैं उनको चैप्टर में डिवाइड किया गया है। राइट ना? सबसे अधिक चैप्टर किस पार्ट में है? ये एक सवाल बन सकता है अच्छा सा। मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं पार्ट 6 में, स्टेट्स, राज्यों वाले में। यूनियन 5 में 5 है और 6 स्टेट्स में 6 चैप्टर है।
तो मैक्सिमम चैप्टर 6 चैप्टर हैं जो राज्य वाले भाग में है, राज्य 6वां। ठीक है, ये कर रहे थे ये 300A में। अब ये जो है विधिक अधिकार लीगल राइट है, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट संपत्ति का अधिकार नहीं है। और ये भी कब गया? 44th अमेंडमेंट से, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, एक चीज और हम जानते हैं कि ये जो है फंडामेंटल राइट जो है क्या है, ये जस्टिफिएबल है। ठीक है, इनके खत्म करने पे, इनको कर्टन करने पे क्या हो जाएगा? हम सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में 32 या 226 है, 226 के अंतर्गत अब तो से रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। रिलीफ क्या हम जानते हैं? मंडामस, दूसरा क्या है? प्रोहिबिशन, ये रिट्स हैं। ठीक है, मंडामस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, और क्या है? सर्सियरी, और ये पांचवा क्या है? हाबियस कॉर्पस। ठीक है, तो ये 5 रिट जो है इसके इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट इशू कर सकता है। एक चीज और जान लें छोटे छोटे में कि क्या है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये जो है एब्सोल्यूट, आत्यंतिक नहीं है। क्यों एब्सोल्यूट नहीं है? इसलिए क्यों जानते हैं कि आप देखेंगे कि हर अनुच्छेद के साथ, हर आर्टिकल के साथ जहां हमें अधिकार दिए गए हैं, वहां हमारे ऊपर कुछ दायित्व भी, कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं। जैसे ये अधिकार राष्ट्र की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, विदेशी राज्यों के साथ संबंध आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिनके आधार पर इसको जो है सीमित किया जा सकता है। इसके अलावा भी ये एब्सोल्यूट नहीं है। इनको अमेंडमेंट करके बदला जा सकता है, हटाया जा सकता है इनको। बट बेसिक स्ट्रक्चर कब से? 24/4/73 को ईश्वरचंद का जजमेंट आया था, जब से तब से ये लागू है। तो कहने का मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके अगर संसद चाहे तो इनको बदल भी सकती है। और तीसरी चीज हम जानते हैं आपातकाल में क्या होता है, सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, सिवाय आर्टिकल 20 और 21 के। ठीक है, 20 क्या है, 21 क्या है? 21 राइट टू लाइफ, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 20 क्या है? 20 सोच के बताइए क्या है? देखिए, सोच के याद करके बताइए 20 क्या है? 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 20 क्या है आप बताइए, आप बताइए क्या है? हाँ, ये है अपराधों के 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ये सही बताया। अब आर्टिकल 20 क्या है? अपराधों के 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। 21 राइट टू लाइफ, ये दोनों ठीक है। ये तो ये बात हो गई, हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया। हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे संविधान जो है, हमारा संविधान फंडामेंटल ड्यूटीज की भी व्यवस्था करता है। हमारा मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट 1976 में आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट इसे शामिल किया गया था इमरजेंसी के दौरान। ये कहाँ है?
फंडामेंटल ड्यूटी, ये पार्ट 4 डीपीएसपी है, उसी में ए करके या आर्टिकल 51 ये करके इनको शामिल किया गया है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी हम जानते हैं, अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार हम तभी इंजॉय कर सकते हैं जबकि हम कर्तव्य के प्रति सचेत रहें। तो ये रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से किया गया। ये हमारे 10 ये हैं, हालांकि ये जस्टिफिकेबल नहीं है, लेकिन ये राज्य के लिए एक क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 10 में क्या क्या है अब जान जाइए। क्या है? संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, और ऐसे ही देश की संपत्ति की सुरक्षा करना, देश के वन्य जीव, नदी, प्राणी मात्र पे दया करना, महिलाओं के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, हमारी जो कंपोजिट कल्चर है उसको बढ़ाना, और क्या है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो आइडियल्स हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के जो आइडियल्स हैं, उनको हृदयों में संजोए रखना, जरूरत पड़ने पे राष्ट्र की सेवा करना। इस तरह से चीजें जो हम बैठ करके सोचे कि एक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है, धीरे धीरे एक एक ये बातें आती हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्रम से कि 10 क्या है और इनका मतलब, इनसे क्या, इनके इंक्लूजन से क्या कोई असर पड़ा है, किन परिस्थितियों के चलते शामिल किया गया। जब आगे हम ये देखेंगे। और यहाँ निकलते हैं, हमारा 9वां फीचर है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। इसके नाम से ही लगता है ये क्या है, ये राज्य को नीति बनाने के लिए डायरेक्शन दिए गए, निदेशक डायरेक्शन। ये इनका मतलब आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अगर देखें तो इसमें 3 तरह के इनके, अगर मोटा मोटा ब्रॉडली इसको डिवाइड करें तो एक सोशलिस्टिक, दूसरा गांधीयन, और तीसरा क्या है, तो क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल, उदार बौद्धिक, ये गांधीवादी, ये समाजवादी। तो सबको बांटेंगे तो मोटा मोटा 3 चीजें, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। और ये पार्ट 4 में हम जानते हैं 36 से लेके 51 तक, फ्रॉम 36 to 51। आर्टिकल 37 कहता है डीपीएसपी का, आर्टिकल 36 तो राज्य के बारे में बताता है। 37 क्या कहता है? 37 कहता है कि ये जो है, ये न्यायालय में परिवर्तित नहीं किए जा सकेंगे, लेकिन ये शासन के मूलभूत हैं, ये शासन के मूलभूत हैं। कहने का मतलब ये फंडामेंटल्स ऑफ गवर्नेंस हैं, और राज्य को कानून बनाते समय इनको शामिल करना, या कानून बनाते समय राज्य को शामिल करना, इनको शामिल करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये कर्तव्य है कि कानून बनाते समय इन डायरेक्शंस को, इन निदेशक तत्वों को लागू करेंगे, जो कि ये शासन के मूलभूत हैं, फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, ये हमारे देश के नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हैं। बट
ये फंडामेंटल राइट्स की तरीके से न्यायालय में परिवर्तित करने योग्य नहीं है। ये संक्षेप में बीपीएससी है। ये अपने तरह का एक अलग से बीपीएससी कहाँ से आया था? ये आयरिश से, फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज टेकन। यहाँ ध्यान देने की बात है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। अगर कहीं आयरिश न दिया हो, खाली स्पेन ही दिया हो ऑप्शन में, तो फिर हमको विचार करना पड़ेगा कि हम स्पेन ही लगाएं। अगर नन ऑफ द अबव नहीं है तो स्पेन से ही है इनडायरेक्टली। 10वां है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा संविधान जो है सिर्फ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अलग अलग अधिकारी नहीं देता, बल्कि संविधान निर्माताओं ने कुछ स्वतंत्र निकाय भी बना दिए, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, इसके चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की व्यवस्था करती है, अलग से बना दिया। ऐसे ही हमारे पर्स की ऑडिट करने के लिए कैग को बैठा दिया। ऐसे ही नौकरशाही के लिए यूपीएससी और स्टेट लेवल पे पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। और इनके जो है, इनके इंडिपेंडेंस होने के लिए, इनके इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीनेस के लिए भी बंद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन 324, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन, सुपरविजन और नियंत्रण, कंट्रोल, डायरेक्शन एंड सुपरविजन, ये इलेक्शन कमीशन 324 इसकी व्यवस्था आगे पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। ये फ्री इंडिपेंडेंट बॉडी कैग 148, ठीक है। ये द यूनियन पार्ट हमारा जो है, पार्ट है द यूनियन, उसी का हिस्सा है 148 कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो ऑडिट करता है सरकारी पैसे की, जनता का धन सही से खर्च हो रहा है कि नहीं खर्च कर रहा है। कैग की रिपोर्ट भी रखी जाती है, संसद और विधानमंडल में उस पर चर्चा होती है। यूपीएससी की तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के उच्च अधिकारियों के लिए नियुक्ति के लिए ये डिटेल प्रोविजन किया गया। और इनके इंडिपेंडेंस के लिए वेतन कंसोलिडेटेड फंड से निकलता है। तीसरा ये कर दिया कि इनका वेतन भत्ते आदि में कोई नकारात्मक बदलाव इनके पद में रहते हुए नहीं किया जाएगा। तो इनकी इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करने के लिए और ये संस्थाएं अलग से बना दी गई। और ये संस्थाएं कितनी महत्वपूर्ण थी इनको हम जानते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे इनको संक्षेप में। यहाँ टीचर्स में इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, हम जानते हैं कि पहले शैक्षिक, एजुकेशनल या संपत्ति के आधार पर ही वोट देने का अधिकार ज्यादातर था। और ये मान लेता कि अगर किसी के पास आज भी किसी हैसियत न हो तो किसी निर्णय में क्या भाग लेगा। शैक्षिक और संपत्ति की योग्यता को संविधान लागू होने के बाद हटा करके जाति, भाषा, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्मस्थान आदि बिना किसी भेद के कोई भी व्यक्ति 325 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली में शामिल हो सकता है। और 326 आर्टिकल है क्या कि लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार से जो वोट दिया। कहने का मतलब ये है कि अब जो है राजनीतिक निर्णय में भागीदारी के लिए धन, संपत्ति, जाति, लिंग, धर्म, प्रांत और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ उम्र, वयस्कता
जो पहले 21 साल थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ, विच वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1989, ये घटा के 18 साल कर दी गई और ये माना गया कि 18 साल का व्यक्ति अपने राजनीतिक मुस्तकबिल या भाग्य का फैसला कर सकता है। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर हम वोट देते हैं और ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब हम देखते हैं कि चुनाव के दिन भारत का राष्ट्रपति भी वही एक पहचान पत्र इलेक्शन कमीशन का लेके एक इलेक्शन कमीशन के बूथ पर जाता है, जहाँ BU, TU, VVPAT, और दूसरी तरफ एक सबसे गरीब आदमी जो किसी कारण से समाज की हाशिए पे रह गया है, वह भी वही निर्वाचन आयोग का आई कार्ड लेकर के वो भी उसी बूथ पर जाता है और दोनों के वोट की कीमत क्या होती है? समान एक वोट। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के वोट की वैल्यू अलग होती है और इस गरीब आदमी कोई फेंकू हैं तो उनकी वोट की कीमत कम होती हो। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और चुनाव के दिन हम इस ताकत को जब अंगुली पे स्याही लगी हुई देखते हैं तो हमें भारत के लोकतंत्र होने पे गर्व होता है और हर नागरिक को, हर व्यक्ति को होना चाहिए। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के संविधान बनाने वालों को ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रोज सवेरे सो के उठें तो उनको जरूर करें। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि सबके लिए है। सिंगल सिटीजनशिप, भारत का संविधान अमेरिका के फेडरल जैसे डुअल सिटीजनशिप की व्यवस्था नहीं करता, जैसे कई और देश करते हैं। केंद्र की राजनीतिकता की जो है नागरिकता अलग होती है, राज्य की अलग होती है। हमारे यहाँ केंद्र राज्य वो भारत की नागरिकता, सिटीजन ऑफ इंडिया। आप कहीं पे हो, कहीं जाकर के रह सकते हैं, बच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पूरा देश आपका है। ये हमारी एकता की विरासत को मजबूत करने के नाते संविधान निर्माताओं ने कहा था सिंगल सिटीजनशिप, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक साथ देते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दो तरह की सरकारें तो हम देखते ही होती हैं, लेकिन गांधी जी का सपना ग्राम स्वराज का था। इसे अंत में चर्चा पर चर्चा के बाद DPSP में आर्टिकल 40 में इंक्लूड कर दिया गया था, ग्राम पंचायतों की स्थापना। लेकिन इसे संवैधानिक रूप, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक रूप इसको कब मिला? 1992 में जाकर के मिला, जब 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जो किसी और संविधान में नहीं पाया जाता। और ये व्यवस्था कहाँ की? कि ये पार्ट 9 में है। पार्ट 9 हम देखेंगे। पार्ट 9 में क्या है? पंचायती राज। पार्ट 9A में क्या है? नगर पालिका। ये आर्टिकल 243, इसी में जो है अल्फाबेट करके इसको डिवाइड किया गया है। और 9B में अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये 97 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2011 में। 97 अमेंडमेंट याद कर लीजिएगा, इसमें 2011 में उसके द्वारा जो है इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाया गया। और आर्टिकल 19 में ये व्यवस्था की गई, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना हमारा अधिकार, इसको एक हमारा राइट, फंडामेंटल राइट में बोला गया। इसी तरीके से आर्टिकल 43 में है। आर्टिकल 43 में ये प्रोत्साहन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रोत्साहन देने के लिए डायरेक्शन दिया गया है स्टेट को। 9B में क्या है? नहीं,
हाँ, 9B में ये व्यवस्था की गई है कानून के द्वारा कि सरकार तमाम इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि सरकार सहकारी समितियों के इस तरह के प्रावधान हैं उनके लोकतांत्रिक स्वावलंबी और व्यावसायिक ढंग से कार्य करने के लिए नियम बना सकते हैं। केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो हमारी केंद्र अगर चाहे तो इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकती है। तो ये तमाम प्रोविजंस जो केंद्र सरकार कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डेवलपमेंट के लिए, उनको आत्मनिर्भर ज़्यादा व्यवसायिक और लोकतांत्रिक बनाने के लिए उसकी व्यवस्था 9B में की गई है। और 43 में इसको प्रोत्साहन की बात की गई है और 19 में स्थापना फंडामेंटल राइट बताया गया है। तो ये 97 अमेंडमेंट के द्वारा ये भी एक अलग फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और 9 में हमने बताया कि पंचायती राज है। पंचायती राज जानते हैं शेड्यूल 11, नगर पालिका शेड्यूल 12, 29 सब्जेक्ट नगर पालिका में ये 12वें सूची में 18 सब्जेक्ट होते हैं। ये एग्जाम में आता है। इसमें एग्जाम के रूपाइन से देखा जाए तो ये हो गया आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी 97 अमेंडमेंट है, क्लियर 11, कहाँ 9B में 9A नगर पालिका 18 आइटम, पंचायती राज 29 आइटम, ये 11 क्या है, ये शेड्यूल अनुसूचियाँ, ये 12, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये एक हमारा फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस शॉर्ट हमने इसको देख लिया अभी ब्रीफली। अब एक चीज और, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि हमारा संविधान ये शुरू ही यहीं से हो जाना चाहिए था, जहां से शुरुआत वहीं से है। भारत एक क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जानते ही सॉवरेन है, अपनी पॉलिसी खुद बनाता है, बाहरी और आंतरिक नीतियां खुद निर्भर करता है, किसी भी विदेशी प्रभाव से मुक्त है। सोशलिस्ट समाजवादी, पीछे काफी चर्चा हो चुकी है इस पे, हमने ये बीच का रास्ता मिश्रित पूंजीवाद का रास्ता चुना है, मिश्रित इकोनॉमी, पूंजीवाद कर दिया, मिश्रित इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। हमारा समाज अपने तरह का एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। विभिन्न न्यायालयों में बताया गया कि आर्थिक समानता और आय का समान वितरण इसका वास्तविक उद्देश्य है। और सबसे बड़ी चीज, हमारा संविधान एक सेकुलर है, हिंदू बहुल होने के बावजूद भी जो है हमारा संविधान सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ धर्म के प्रयोग को लेकर के जो सेकुलर का ट्रांसलेशन धर्म है, इससे कई समस्याएं आती हैं, लेकिन फिलहाल हम धर्मनिरपेक्ष का वो सेकुलर नहीं लेके चलते, हमारा संविधान सेकुलर है, क्योंकि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य सारे लोगों को, सारे धार्मिक संप्रदायों को एक जैसा ट्रीट करता है। यहाँ भी हमारा संविधान जो है अमेरिका की तरह या अन्य देशों की तरह धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य राज्य को धर्म से अलग करना, सेपरेट करना, ये निगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है। बट हमारा धर्मनिरपेक्षता सेकुलर का कॉन्सेप्ट, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, अलग करने की बात नहीं। हम सारे धर्म को सम्मान करते हैं, सर्वधर्म समभाव। डॉक्टर राधा कृष्णन ने बड़ी सुंदर टिप्पणी की है धर्मनिरपेक्षता के विषय में, कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब, उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म विरुद्ध या धार्मिक दृष्टि से संकुचित होना नहीं है, संकुचित होना नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म विरुद्ध या धार्मिक दृष्टि से संकुचित होना नहीं है, वरन अत्यधिक आध्यात्मिक होना है।
अत्यधिक आध्यात्मिक होना है। भारत की धर्मनिरपेक्षता का मतलब, भारत की धर्मनिरपेक्षता का मतलब सबकी धार्मिक निष्ठा का सम्मान है, सबकी धार्मिक निष्ठा का सम्मान है। ये बड़ा सुंदर है, इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। डॉक्टर राधा के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म विरुद्ध या धार्मिक दृष्टि से संकुचित होना नहीं है, वरन अत्यधिक आध्यात्मिक होना है। और भारत की धर्मनिरपेक्षता का मतलब सबकी धार्मिक निष्ठा का सम्मान है, ठीक है। ये धर्मनिरपेक्षता की बात संक्षेप में हो गई। और अब जो है एक शब्द और क्या था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इट मीन्स इन हिंदी लोकतांत्रिक गणतंत्र। जब लोकतांत्रिक गणतंत्र जोड़ा जा रहा था तो कुछ सदस्यों का संविधान सभा में यह मत था कि गणतंत्र यानी रिपब्लिक से ही काम चलाया जा सकता है, क्योंकि रिपब्लिक का मतलब हो गया कि हेड ऑफ द स्टेट्स जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो पंडित नेहरू ने इस पे सफाई दी थी, उन्होंने तर्क दिया था कि नहीं, कोई संविधान रिपब्लिक हो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक भी हो। मान लीजिए कि कोई हेड ऑफ द स्टेट है या प्रेसिडेंट है, वो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, तो आइन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक वो कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक तो है। लेकिन अगर यही हेड ऑफ द स्टेट अपनी विधायिका को, अपने लेजिस्लेचर को नॉमिनेट करता है और उसी में से एग्जीक्यूटिव नॉमिनेट कर देता है, मिनिस्टर्स नॉमिनेट कर देता है, तो ये संविधान रिपब्लिक तो होगा, लेकिन ये सरकार जो है डेमोक्रेटिक नहीं होगी, क्योंकि ये इनके द्वारा नॉमिनेटेड होगा। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब उन्होंने कहा कि सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट ही इलेक्टेड नहीं होना चाहिए। इलेक्टेड मीन्स कंफ्यूज होने का नहीं, अपने यहाँ भी हम प्रेसिडेंट इलेक्टेड ही होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब नेहरू जी के हिसाब से इसलिए डाला गया कि सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट ही इलेक्टेड नहीं होगा, वरन सरकार का प्रत्येक अंग, सरकार के प्रत्येक अंग में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, ठीक है। वो सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट नहीं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब है कि सरकार के प्रत्येक हिस्से में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, इसलिए ये शब्द प्रयोग किया गया। तो यही संक्षेप में थोड़ी थोड़ी बात थी, इसको हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, और ये ही मेन फीचर था हमारा। हम देखें कि संख्या में कुल मिला करके ये 15 हो गए, इसको हम रिकॉल करके फिर से समझ लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और लास्ट में कि संविधान के नेचर के विषय में, जैसे क्वाज़ी फेडरल कहा जाता है इसे, एग्जाम में आता, किसने कहा इसे क्वाज़ी फेडरल? केसी लिखते हैं वेयर, पढ़ते हैं इसको वेरे। केसी वेरे साहब ने इसको क्वाज़ी फेडरल कहा था, अर्धसंघीय। ये परीक्षाओं में बहुत आता है कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, तो जितना पीछे हम थोड़ा बहुत जाने उसके आधार पे हम इसका उत्तर बना सकते हैं। और क्वाज़ी फेडरल कहा किसने था? केसी वेरे साहब ने कहा था, ठीक है। तो ये सवाल दूसरा किसने, दूसरी ओपिनियन है कि इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था? भारतीय संविधान को किसने कहा कि भारतीय संविधान कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? तो क्या होगा? ग्रेनविल ऑस्टिन साहब थे, ठीक है। और बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा था?
मॉरिस जोन्स ने। इसी तरीके से एक और हजरत बड़े मशहूर सर आइवर जेनिंग साहब मेन थे इसमें, और भी कई लोग। इनका कहना था कि फेडरेशन या कहिए विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ऐसा संघ है जो केंद्रोन्मुखी है, केंद्रोन्मुखी संघ, ठीक है, केंद्रोन्मुखी संघ। इसे किसने कहा था? फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी सर आइवर जेनिंग साहब थे, और भी कई स्कॉलर थे, ये मेन थे। तो सच पूछिए तो ये स्थिति है हमारे संविधान की, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जानना जरूरी है। ये अलग अलग भी आ सकता है परीक्षा में, किसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा, ये जो है मैचिंग कराने के लिए आ जाएगा। क्वाजी फेडरल, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये नाम चेंज कर देगा। केसीवेरे, ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स या जेनिंग्स। तो इसको आप बहुत सावधानी से इसको देख लीजिएगा, ये करीब करीब परीक्षाओं में आता ही आता है। तो ये संक्षेप में था कि भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये थोड़ा बहुत इसमें हमने अध्ययन किया। और अब हम शुरुआत करेंगे आगे, थोड़ा पार्ट 1 देखें। हम पार्ट 1 शुरू करते हैं। पार्ट 1 से चैप्टर का नाम हम देखेंगे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये कल रात में 8 बजे के बाद हम इसको देखेंगे। आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ठीक, ओके, जय हिंद।